नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। करनाल में आज किसानों की महापंचायत है। किसान संगठन नई अनाज मंडी में महापंचायत और जिला सचिवालय के घेराव के लिए इकट्ठा होंगे। सोमवार की रात जहां किसान नेताओं की तैयारियों में गुजारी है, वहीं पुलिस भी मोर्चाबंदी में जुट रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की 40 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद समेत सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान, पहले मुजफ्फरनगर अब करनाल, अन्नदाताओं का जंग ऐलान। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 5 सितंबर को ही किसान मुजफ्फरनगर की महापंचायत कर सरकार को संदेश दे चुके हैं कि ये किसानों की लड़ाई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसान एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच आज करनाल में महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल बीते दिनों करनाल की ही धरती पर अन्नदाताओं पर लाठी भांजी गई थी, जिससे किसान खास तौर पर नाराज हैं। इसी को लेकर आज किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव करने की भी चेतावनी दे दी है। किसानों की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में इंटरनेट और SMS सर्विस सस्पेंड करने का फैसला किया है। महापंचायत को देखते हुए हमने सुरक्षा की हमारे हिसाब से पुख्ता इंतजाम किए हैं। 40 के आसपास कंपनी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, जो किसी भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन साथ के साथ ही हम लगातार किसान नेताओं के भी संपर्क में है। प्रशासन भी यही चाहता है कि जो भी समाधान है वो आपसी बातचीत से इसका निपट जाए और किसी प्रकार का कोई टकराव न हो। तो हमें उम्मीद है कि आज का जो भी महापंचायत के बाद में आपसी बातचीत होकर के मामले का समाधान निकाला जाएगा। उधर महापंचायत को लेकर सोमवार को ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भारी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचने की अपील की थी और साफ तौर पर इस बात को दोहराया गया था कि चाहे प्रशासन पानी की बौछार करे या फिर लाठीचार्ज, किसान अपना प्रदर्शन करके रहेंगे। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद DC दफ्तर का घेराव करने का। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुंचे और वहां से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें, अपने और ज्यादा से ज्यादा जहां आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को। एक और जहां किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए जंग का ऐलान कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहता। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार से मांग है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करे। तो उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भी अपना प्रदर्शन करें, लेकिन इस दौरान शांति बनाए रखें। ऐसे बैठे हैं किसान और ये किसान संगठन ही उनका नेतृत्व करें। और कल जो हुआ अच्छी बड़ी वो काफ़ी बड़ी वो हुई और शांतिप्रिय ढंग से हुआ। बात तो वही है जो 9 महीने से कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है। बाकी कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा, वो किसान स्वयं इस बात पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और उनका हमारी पार्टी समर्थन करे। तो बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसका जो है सम्मानपूर्वक इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। बातचीत करके इनका जो है करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई थी और वो तस्वीर इस बात को बयां करती है कि जहां एक और सरकार लगातार इस बात का राग अलाप रही थी कि किसान आंदोलन सिर्फ कुछ संगठनों का है, वो बात मुजफ्फरनगर में तो गलत साबित हुई, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत के एक बुलावे पर एक रात पहले से ही लोग निकलना शुरू हो गए थे। जितने किसान महापंचायत में पहुंचे थे, आज तक ऐसी महापंचायत कभी नहीं देखी गई।
करनाल में होने वाली किसानों की महापंचायत और जिला सचिवालय के घेराव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन किसान की इस लड़ाई को सरकार कैसे रोक पाएगी? मुजफ्फरनगर महापंचायत को भले ही मिशन यूपी से जोड़ दिया गया हो, लेकिन आज करनाल महापंचायत से प्रदेश सरकार कैसे बच पाएगी, ये देखने वाली बात हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की महापंचायत करनाल में होने वाली है और इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और आपको बता दें, सुरक्षा की दृष्टि से और पूरे स्थिति को संभालने के लिए 40 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। अब आपको दिखाते हैं अलर्ट की 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से पूरा करनाल और आसपास के जिले, आसपास के क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गए हैं। पहली तस्वीर, RAF की तैनाती की गई है, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दूसरी तस्वीर, पूरा करनाल छावनी में तब्दील हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, पुलिस बल की तैनाती है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। तीसरी तस्वीर, पुलिस का कड़ा पहरा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और मकसद यही है, उद्देश्य यही है यहां पर कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, अगर कुछ ऐसा होता है, अव्यवस्था देखने को मिलती है, तो पूरी स्थिति से निपटा जा सके। चौथी तस्वीर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, इससे आमजन भी परेशान है। आमजन इसलिए परेशान है क्योंकि करनाल समेत आसपास के 4 और भी जिले हैं, आसपास के तमाम क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेट सेवा और SMS की जो सेवाएं हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं पूरी स्थिति से निपटने के लिए। हालांकि किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम युद्ध लड़ने नहीं जा रहे, हम अपने हकों की मांग के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, महापंचायत करेंगे, रणनीति बनाएंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको हम मनवा कर रहेंगे। तो यहां पर एक बार फिर से 2 एस्पेक्ट और 2 अलग अलग तस्वीरें आपको पहले समझाते हैं। 2 तस्वीरें यहां पर यह है, किसानों की अपनी मांग है और किसानों की अपनी मांग यह है कि जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, उसको लेकर किसानों की अपनी मांग है। वहीं प्रशासन का यह कहना है कि हम DC कार्यालय का किसी भी कीमत पर घेराव नहीं होने देंगे, हमारे पुख्ता इंतजाम है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल यह है और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से अब आप परिस्थितियां देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ आज शांति से निपट जाएगा? इतना आसान लग रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। पर हरियाणा सरकार जिस प्रकार से मौलिक मूल्यों का हनन करती आपको नजर आ रही है, किस प्रकार से सरकार दबाव की रणनीति अपना रही है, होना यह चाहिए था कि किसान अगर पंचायत कर रहा है तो सरकार भी उस पंचायत में शामिल होती, किसानों की बात सुनती, सरकार के प्रतिनिधि आकर इस पंचायत में शामिल होते। पर हो क्या रहा है कि सरकार एक सौतेला रवैया अपनाती हमें नजर आ रही है। किसान हरियाणा प्रदेश के 3 हिस्सों में बैठा हुआ है, दिल्ली के चारों तरफ जो है किसानों की पंचायत चल रही है। इसी कड़ी के अंदर अब किसान दिल्ली के मुख्यमंत्री गृह जिले में आकर भी पंचायत कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी एक कॉल की दूरी पर और मैं विदेशी दौरे पे हूं। नहीं, आप आइए, किसानों के बीच में चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। पर नहीं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? रैपिड एक्शन फोर्स भेज रहे हैं, अपने राज्य के लोगों को मरवाने के लिए, पिटवाने के लिए 40 कंपनियां तैनात कर रही हैं। आप कैसी बात कह सकते हैं कि आपका गृह राज्य सुरक्षित नहीं है, आपका गृह जिला सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा ही विरोधाभासक मुझे नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री खुद अपने गृह जिले को असुरक्षित मानते हैं। उनको क्या यहाँ के जो लोगों ने जिन चुनकर भेजा है, जो मतदान मिला है, वो क्या कुछ असामाजिक लोगों से उनको मतदान मिला? नहीं, तमाम इस प्रदेश के लोगों ने जो है वोट देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। उनका फर्ज बनता है कि प्रदेश के लोगों की बात सुने, वो किसान हो, कर्मचारी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, हर वर्ग की उन्हें बात सुननी चाहिए। और ऐसे में तो उनके पास सुनहरा मौका है कि किसान उनके गृह जिले के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के द्वारा
आमंत्रण करता हूं कि आप आएं और किसानों के बीच में बैठकर उनसे संवाद करें। स्वामिंदर जी, आपके पास लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, किस बात का डर है? 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, SMS सेवाएं समाप्त कर दी गई है 24 घंटे के लिए। किसान अब कह रहे हैं कि हम अपने हक की मांग के लिए वहां पर जा रहे हैं। जो हुआ था करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर गलत हुआ था और उस SDM पर, आयुष सिन्हा पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में क्या हो रहा है ये सब जानते हुए भी जब आप मुझसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो मुझे समझ में आ जाता है कि जैसे आपको समझ में नहीं आया ऐसे स्वामी इंद्र को समझ में नहीं आ रहा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मुझे तो समझ है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है, आप इसका इशारा समझिए। आप बोलने से पहले मुझे मेरी समझ पर सवाल खड़ा करने से पहले जी बताइए। मेरी बात पूरा होने दीजिए। मेरी बात पूरा होना करना मेरा हक है। जी बताइए। प्रदेश में क्या हो रहा है ये आप अच्छे से समझते हैं फिर भी सवाल पूछते हैं। स्वामी इंद्र बढ़िया से समझते हैं कि किसानों के हक के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। सरकार बातचीत से न पीछे हटी थी न आज पीछे हट रही है, फिर भी ये हुड़दंग और हल्ले के समर्थन में खड़े हैं। इसे कहते हैं राजनीति करना। किसान आंदोलन के नाम पर अगर किसानों के हित की बात हो रही होती तो बातचीत के 11 दौर के दौरान किसानों के आंदोलनकारियों के जो प्रतिनिधि थे, पंजाब की जिसमें अधिकांश जत्थेबंदियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को सरकार की बात समझ में आ गई होती, क्योंकि सरकार ने उनकी बात को समझते हुए उनको वे सारे प्रस्ताव लिखित में दे दिए थे जो उनकी शंकाओं का समाधान करते थे। आज के सवाल पर आता हूं। आज की स्थिति क्या है? क्यों इंटरनेट बंद करना पड़ा? क्यों इतने बंदोबस्त प्रशासन को करने पड़े? क्योंकि जो आंदोलनकारी लोग हैं उन्होंने हरियाणा में बार बार ये बात प्रमाणित की है कि खुद को कहा शांति प्रिय आंदोलनकारी, और वे पहुंच गए मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को भंग करने, उसमें खलल डालने, टेंट उखाड़ने, बैरिकेड तोड़ने, हल्ला करने। आंदोलनकारियों ने कहा कि हम किसान हैं, किसानों के हित की आवाज उठा रहे हैं। शासन प्रशासन ने कहा कि साहब ये स्थान है, यहाँ पर आप अपनी बात कह लीजिए, आंदोलन कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा हम जिस प्रजातांत्रिक अधिकार से प्रदर्शन करना चाहते हैं वो प्रजातांत्रिक अधिकार हम सरकार को नहीं देंगे। चुनी हुई सरकार और उसके मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी, जो कि हरियाणा का, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक दल है, उसके कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो आंदोलनकारियों की कथनी और करनी में अंतर उनके लगातार अविश्वसनीय व्यवहार के कारण ऐसे इंतजाम करने पड़ते हैं जो हमने किए हैं। आंदोलनकारियों ने पल भर नहीं सोचा रुककर कि वे अपने आंदोलन के कारण आम जो हरियाणवी है उसके जीवन में कितनी असहजता पैदा कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपको लगता है कि प्रदेश में जो हो रहा है वो आज जो महापंचायत होने वाली है सब कुछ शांति से निपट जाएगा? आपको लग रहा है? परमपिता परमात्मा से प्रार्थना यही है कि सब कुछ शांति से निपट जाए, और हमने उसके लिए जो हम कर सकते हैं हर संभव उपाय करने की कोशिश की है। मैं करनाल के जिस पिछले घटनाक्रम को लेकर ये आंदोलन हो रहा है, आज का प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर आपने एक सवाल उठाया, आपने SDM की बात की। आज तक जिस तरह किसान आंदोलन झूठ पर, भ्रम पर और भ्रामक बातों पर आधारित है, मैं इस घटनाक्रम के बारे में भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी स्पष्ट नहीं है। सब स्पष्ट जो है, SDM सब स्पष्ट है, तभी यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सब स्पष्ट है, लेकिन अगर देखने का नजरिया आपका बदल गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हालत ये है कि आप भी सुनना नहीं चाहते, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, तभी आपको मौका दिया है ताकि बातचीत हो सके। कम से कम सरकार के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो कम से कम यहाँ पर ही बातचीत कर लीजिए। बोलिए। मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जिस SDM को ये बस्ताड़ा की घटना का उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, जिस वीडियो का जिक्र करके बार बार हल्ला हो रहा है, उस वीडियो का
बस्ताड़ा की घटना से कोई संबंध नहीं है। ये एसडीएम कहीं और पर पुलिस से के कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। बस्ताड़ा की घटना अलग है, बस्ताड़ा की परिस्थितियां अलग हैं। अब कहीं करनाल में किसी अधिकारी ने कोई बात कही और वो बात गलत कही गई, ये सबने माना है। उस बात को आधार बनाकर आप ये कह दें कि तमिलनाडु में कोई घटना हो गई, बस्ताड़ा में हो गई, कैथल में हो गई, दोनों का कोई संबंध नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं कि जो एसडीएम आयुष सिन्हा थे, जो उन्होंने बात बोली सिर फोड़ने वाले किसानों को लेकर, उससे इस घटना का कोई संबंध नहीं, आप इसको सीधे तौर पर अब इनकार कर रहे हैं? मैं फिर दोहरा दूं, आप समझने की कोशिश करिए, आपके दर्शकों के लिए भी ये उचित रहेगा। जो वायरल हुआ वीडियो क्लिप, जो बात जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ऐसे नहीं उनको बोलना चाहिए था, गलत किया, वो वीडियो या घटना स्थल बस्ताड़ा का लाठीचार्ज वाला स्थान उससे बिल्कुल भिन्न है, अनरिलेटेड है, अनकनेक्टेड है। ये सब जानते हैं, फिर बार बार जोड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसी ही बात हो गई कि मैं आपसे पूछूं कि कितने बजे हैं और आप कहे 11 बजे हैं, और मैं कहूं तो फिर मेरी उम्र बताइए। ठीक है अनकनेक्टेड घटनाओं को जोड़ करके किसानों को गुमराह इसको लेकर हम सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश बामर भी जुड़ गए हैं। रमेश बामर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। रमेश बामल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रमेश जी, रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। ऐसा है ब्रदर, मैंने ना भी जो ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी, इनके बेतुके और वाहियात किस्म की जो इसने स्पीच दिया, ये कंडेम्ड सच काइंड ऑफ पर्सन, ही इज नॉट ए जेंटलमैन। एक एसडीएम है जो बकवास करता है और वो कहता है कि इसको मैं आपको कह रहा हूँ, यू आर वेरी फुलिश पर्सन। आप एक गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक गुनहगार को एक एसडीएम कहता है कि आप इनका सिर फोड़ दो, ऐसे सिर आदमी के खिलाफ पता दर्ज क्यों नहीं कर रहे? वाहियात इंसान है आप, इतने वाहियात किस्म के बेवकूफ गधे हो आप, समझ गए? आपको तमीज नहीं है बात करने की, आप झूठे बयान देते हो आगे पब्लिक मंच के ऊपर। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि आप ऐसे गधे आदमी हो, बदतमीज हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है। रमेश जी आपसे भी आग्रह है, रमेश जी आपसे भी आग्रह है कि शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करें। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपसे भी आग्रह है, ये अपील है कि आप एक एक करके अपनी बात रखें, तभी दर्शक आपकी बात समझ पाएंगे। यहाँ पर भी हो हल्ला करेंगे, यहाँ पर भी बातचीत का माहौल पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप संवादहीनता की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? एक एक करके अपनी बात रखिए और अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आपसे ये आग्रह है। जब भी बात करते हैं, कभी किसी को अनपढ़ बोलते हैं, कभी किसी को अज्ञानी बोलते हैं। पहले इसने अज्ञानी बोला था कि मिस्टर बामन तो अज्ञानी है, तू ज्यादा इंटेलिजेंट है। आगे एक गुनहगार को बचाने के लिए आगे इस तरह के बेतुके ध्यान देते हैं कि वो अपने देखो जी ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री फिर उसको आपने चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया, अब आपकी इंटरनेट सेवा बंद कर दी, लोगों को जो आने जाने की सुविधा की प्रॉब्लम 35 किलोमीटर का वाया कर दिया कि आप दिल्ली जाओगे तो आप वहां से घूम के जाओगे। तो क्यों इस तरह के फरमान, तुगलकी फरमान आप देते हो? आप इंटरनेट बंद कर दिया, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। आप किसानों को बुला के उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? आप किसानों पे लाठीचार्ज करते हो, आप उनको कहते हैं उनके सिर फोड़ दो, फिर कोई कार्रवाई नहीं करते। अफसरों को बढ़िया उनको इनाम देते हो कि आपने लाठीचार्ज किया तो आपको एसडीएम को चंडीगढ़ भेज दिया, उसको आपने वहां क्यों नहीं भेजा था? उसको नू भेज दो, रेवाड़ी भेज दो, सस्पेंड कर दो उसको। जी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अपनी बात रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को भाषा की मर्यादा और शालीनता का प्रशिक्षण दिलवाकर ही अगली बार इस चर्चा में जोड़िएगा। एक तो ये अनुरोध है। दूसरी बात ये कि जो ये कह रहे हैं कि जो विवाद में आए एसडीएम को कहीं और भेजना चाहिए था, कांग्रेस के उस प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोगा में प्रदर्शन कर रहे इन्हीं किसानों पर जिस कैप्टन अमरेंद्र सिंह की सरकार ने या पुलिस ने लाठी चार्ज किया, क्या अमरेंद्र सिंह को इटली भेज दिया गया है, लंदन भेज दिया गया है, या काला पानी की सजा दे दी कांग्रेस ने? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह में दही जम गई पंजाब की घटना के बाद।
मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं, एक भी लाठी किसी नागरिक पर चलनी नहीं चाहिए। हमारे शासन में भी चली तो हमको उसका खेद है, परंतु ये दोगले लोग जब पंजाब में किसान पिटते हैं या पीटे जाते हैं तो उनके मुंह में दही जम जाती है। और रमेश जी आपने अपनी बात रखी थी, आप ध्यान से भी सुनिए अब इस बात को, जो वीरेंद्र सिंह चौहान अपनी बात रख रहे हैं। रमेश जी आपसे आग्रह है कि एक एक करके अपनी बात रखिए, आप शब्दों का इस्तेमाल न करें, भाषा की मर्यादा रखें, एक एक करके बात रखें। जी वीरेंद्र जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी वीरेंद्र जी, वो लोग क्या दोगले नहीं कहलाएंगे जो दोगला पर मौन हो जाते हैं और घरोंडा पर छाती पीटते हैं? आप दोगले लोग हो। प्राइम मिनिस्टर झूठा नंबर 1 है, गृहमंत्री की चलती नहीं। गृहमंत्री देखिए, आप दोनों राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं, उसके बावजूद भी आपके द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आपको मंच दिया गया है अपनी एक एक करके बात रखने के लिए, आपको मंच दिया गया है ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो सके और तर्कों के साथ बात हो, तथ्यों के साथ बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दूसरे की बात काट रहे हैं। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखेंगे तो दर्शक भी बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। यहाँ पर भी हो हल्ला हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, तो फिर दर्शक आपको क्या समझेगा कि राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं मंच पर। एक एक करके बात रखिए। क्या वीरेंद्र जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। क्या मोगा में किसानों के पिटाई के बाद, हिंसा के बाद कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को पार्टी से निकाल दिया? क्या एक बयान आया, एक ट्वीट आया राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का या प्रियंका गांधी का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? तो किसान को पिटवाते भी हैं, पीटते भी हैं और फिर उस पर अपनी राजनीति का पतीला चढ़ाकर चुस्कियां लेकर पकवान खाते हैं बनाकर। ऐसे लोगों से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। बिल्कुल, और आपसे भी सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि आपके प्रदेश में भी तो यही हुआ है। आपके प्रदेश में कौन सा अलग हुआ है? आपके प्रदेश में तो सबसे पहले यही हुआ है। और आप सीधे तौर पर यहाँ पर इनकार करते हैं कि जो एसडीएम सिन्हा थे उनके वायरल वीडियो का बस्ताड़ा से कोई संबंध नहीं है। आप तो सीधे तौर पर इनकार कर देते हैं। और ये क्या हजारों किसान जो पागल है जो महापंचायत कर रहे हैं? अरे भाई, आप पागल वो लोग हैं, मूर्ख वो लोग हैं जो सत्य को नहीं समझना चाहते। मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं कि प्रदर्शन करना मेरा, आपका, किसान आंदोलनकारियों का सबका हक है। प्रदर्शन करने के इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, परंतु हिंसा जो करेगा, जो कानून को अपने हाथों में लेगा, उसको कानून का सामना तो करना पड़ेगा। क्या आप हिंसा के पक्ष में हो सकते हैं? वीरेंद्र चौहान जी, क्या आप हिंसा के समर्थक हो सकते हैं? आप कह रहे हो कि भी कांग्रेस किसानों को पीटती भी है और पिटवाती भी है। ब्रदर, आप हेल्प कर दो ना उनकी, ना तो उनको पीटने दो और ना पीटो। आप हेल्प कर दो उनकी, किसानों की, उनकी समस्या दूर कर दो। वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करूंगा आपको। आप कर दो हेल्प। मोगा पर मुंह में जमी हुई दही का कारण बता दीजिए, सब समाधान हो जाएगा। समाधान तो कांग्रेस होने लेना नहीं चाहती। कांग्रेस कहती है, कर दो ना। कांग्रेस ये कहती है, देखिए कांग्रेस का खेल बताता हूँ मैं आपको। कांग्रेस ये चाहती है, ठीक है, आप दोनों ने अपने अपने तर्क रखे हैं, अपने अपने बात रखी है। कांग्रेस ये चाहती है, देखिए जो आपकी बातें राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के नेता ने भी सुनी है, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ स्वामींद्र भी जुड़े हुए हैं। स्वामींद्र जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी है। दोनों प्रवक्ता राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं और किस तरीके से उन्होंने तर्क रखे हैं, जो बातें रखी हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जी स्वामींद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज किसान आंदोलन कर रहा है, उसका कुल कारण बीजेपी सरकार द्वारा केंद्र ने जो 3 कृषि अध्यादेश लाई है, वो मुख्य कारण है कि सरकार जो है वो किसानों को मारने के लिए डेथ वारंट लेके आई है। पहले ये अध्यादेश थे, अब ये कानून बन चुके हैं और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, बार बार पूछा, क्या इन कानूनों को आप सस्पेंड कर सकते हैं? तो इन्होंने सस्पेंड भी नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कानून सस्पेंड है। जो चीज सस्पेंड हो जाती है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, यानी कि वहां कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। और दूसरी बात यह है कि आज हरियाणा प्रदेश का जो किसान आंदोलनरत है, उसके ऊपर इन्होंने 35,000 से अधिक, लगभग 35 और 40-45 हजार के बीच में
FIR दर्ज कर रखी है। अपने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज उठाना चाहता है, सरकार दमनकारी नीति अपनाती है। और ये जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, कानून को तोड़ने वाली बात बता रहे थे कि जो भी कानून तोड़ेगा, कानून जो है उस पर कार्रवाई करेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून के रखवाले जो हैं, जो यहाँ के IAS अफसर हैं, उनके विजुअल हमने देखे, आपने सुने हैं, वो किस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्रकार से आदमी को मारने की बात कर रहे हैं, देश के अन्नदाता को मारने की बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। और इस लाठी चार्ज के अंदर एक किसान जो है वीरगति को प्राप्त हुआ है। किसानों की जो मांग है जायज है, उस प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो किसके इशारे पर उसने काम किया। और दूसरी बात, ये जो कार्य हुआ है हरियाणा के किसी अन्य जिले में नहीं हुआ है, खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुआ है। और मुख्यमंत्री के चहेतों की यहाँ टीम होती है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है अपने गृह जिले के अंदर विशेष अधिकारियों को ही ताकत देता है ताकि वो अपडेट ज्यादा रहे। तो मुख्यमंत्री ने जो भी कार्य किया है और उसकी जो ठपठपाई है, उसका कुल कारण ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी को शाबाशी दी थी कि तेने जो काम किया, जो मैंने कहा था तेने वो काम किया। और यही कारण है कि आज उसको चंडीगढ़ में बुलाकर उसको प्रमोशन दे दिया गया है अन्य अधिकारियों के साथ। यानी कि कहां तो उसको डिमोशन करना था, कहां उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, तो कहां उसको प्रमोशन दिया गया है। यानी सरकार की जो कार्रवाई है वो संलिप्त है और सरकार जो है लोगों का दमन करने में जो है अग्रणीय भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश का जो किसान है मुजफ्फरपुर रैली के अंदर सबसे ज्यादा बढ़कर गया। और जो 25 लाख का जो हमने आपको टारगेट दिया था, वो टारगेट भी सरकार ने माना है। जी वीरेंद्र जी बोलिए। 25 लाख से अधिक आपके पास जो मोबाइल थे वो। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़ भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। सुमित गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर। जी वीरेंद्र जी बोलिए। जवाब दे दो इनको। जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसानों के आंदोलनकारी किसानों के प्रवक्ता स्वामी इंद्र स्वयं कितने कंफ्यूज हैं या जानकारी के अभाव में आपके चैनल पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये इस प्रमाणित करता है उनका अभी का बयान, अभी की टिप्पणी जो उन्होंने की। जिस IAS अधिकारी की चर्चा हो रही है उसका तबादला हुआ और इनको ये भी नहीं पता कि ट्रांसफर करके कहीं से SDM के पद से हटाकर कहीं सचिवालय का कोई पोस्टिंग कर देना, उसको पोस्टिंग ही कहते हैं और उसको प्रमोशन नहीं कहते। कैसे गुमराह कर रहे हैं भोले भाले किसानों को। दूसरी बात ये कि सरकार ने आंदोलनकारियों को जो तीनों कानून हैं उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव अपनी तरफ से दे दिया था। चलिए, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने साफ कहा हम नहीं मानते, हम तो वापस कराएंगे। फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों को निलंबित कर दिया। अब इनका ज्ञान कहां से आ गया ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की मेरिट पर कोई एक शब्द, एक टिप्पणी नहीं की, एक वाक्य नहीं बोला और स्वामी इंद्र यहां पर ज्ञान पेल रहे हैं कि उनमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला था इसलिए निलंबित किए। निलंबित साहब इसलिए किए क्योंकि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और अदालत ने कहा कि संवाद करके, बातचीत करके और चीजों को मूल्यांकन करके आगे बढ़ेंगे। सुमित गौड़ जी आपके पास मैं आता हूँ। सुमित गौड़ जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, मैं आपके पास आता हूँ। सुमित गौड़ जी, सुमित गौड़ जी मैं आपके पास आता हूँ। सुमित गौड़ जी आपसे आग्रह है, आपसे अपील है। बीच में नहीं बोला। सुमित गौड़ जी मैं आपके पास आता हूँ। जी वीरेंद्र जी बात कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कानून निलंबित है, उसके बावजूद लोग हुड़दंग कर रहे हैं। कानून आज की तारीख में ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन आंदोलनकारियों ने दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर जिस तरह से घेरेबंदी करके लाखों लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, उस पर ये बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। जी, लेकिन वीरेंद्र जी किसानों को तो इस बात का डर, किसानों को तो इस बात का डर है ना, जब तक अवधि है ठीक है समझ में आता है, लेकिन उसके बाद आंदोलन इस तरीके से खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो लगातार शुरू है वो आगे भी शुरू रहे। तो जब एक मियाद उसकी खत्म हो जाएगी, जो इम्प्लीमेंट पर अभी रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसके बाद खत्म होने के बाद तो लागू हो जाएंगे, उसके बाद तो नहीं है। ये इस बात को तो मानेंगे, इस बात को लेकर तो किसानों में डर है।
यहां पर एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूं। देश में कानून कैसे बने, कैसे लागू हो, ये तय करने का अधिकार आंदोलनकारियों के किसी जुंडली को, किसी जत्थेबंदियों को नहीं है, देश की संसद को है। ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी तीसरे पक्ष को है। कानून बनाने की एक प्रक्रिया भारत के संविधान में दी गई है, कानून बदलने की भी एक प्रक्रिया भारत के संविधान में दी गई है। तो कुछ मुट्ठी भर लोग या कुछ जत्थेबंदियां ब्लैकमेल करके लोगों के जीवन में खलल डाल के, सामान्य जीवन में, दैनंदिन जीवन में, वे देश की बहुमत की सरकार और प्रचंड बहुमत वाली संसद के कानून को वापस कराने की जिद कर रहे हैं। ये कहां की नीति है? ये कौन से प्रजातंत्र की बात हो रही है? इनको विरोध करने का हक भी है, इनको कानून बदलने का मांग करने का हक भी है, लेकिन बेहतर तरीका यह है चुनाव लड़ें, संसद में आए और आकर के कानून में इन अपने मुताबिक संशोधन कर लें। अरे भाई, देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, सबसे ज्यादा किसान पृष्ठभूमि से आने वाले सांसद है हमारे पास। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, सदन के भीतर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो देश के लोगों ने जो चुनकर भेजा है उसमें सबसे ज्यादा किसान ही शामिल थे, और सबसे ज्यादा किसान ही शामिल थे। लेकिन वो किसान विरोध कर रहे हैं जिनके लिए आप कानून लेकर आए, वो कह रहे हैं हमारे हक के कानून नहीं है। कम से कम बैठ के बातचीत तो कर लीजिए। बस यही तो अंतर है। क्या देश के सभी किसान विरोध में हैं? यही आज की चर्चा में साफ बात होनी चाहिए। कुछ मुट्ठी भर जत्थेबंदियां हैं, वो उनके फॉलोअर्स की संख्या कुछ लाख भी हो सकती है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो मुजफ्फरनगर में 20 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हुए, इसको आप मुट्ठी भर कहते हैं? ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सुमित गौड़ जी अपनी बात रख रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपने कई एस्पेक्ट को लेकर अपनी बात रखी है, मैं आपके पास लौटूंगा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपसे आग्रह है, आपने अपनी बात कंप्लीट की है। सुमित गौड़ जी, आप बोलिए। देश की सांसद है उसको जगाने का काम करें। मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से बड़े भाई स्वामिंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। स्वामिंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। याद दिलाना चाहता हूँ जी सुमित गौड़ जी, बोलिए। बीजेपी के बड़े भाई प्रवक्ता जी को कि 2014 के चुनाव से पहले इसी किसान को बीजेपी अन्नदाता कहती थी, भगवान कहती थी, और इन्हें गुमराह करके इनसे वोट लिए थे, तभी ये सत्ता पे काबिज हुए थे। अगर ये खाली देश के किसान ही बीड़ा उठा लेते कि बीजेपी को सत्ता में नहीं लाना, तो बीजेपी के सपने कभी पूरे नहीं होते। तो मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि आज जिन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो 2014 के लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वही किसान आपके लिए भगवान थे, अन्नदाता थे, लेकिन आतंकवादी है, जो भी है। तो और आप आज जब इतना संवेदनशील मुद्दा है, आज करनाल में इकट्ठे भी होने जा रहे हैं, आज भी आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, ललकार रहे हैं कि आप चुनाव लड़े, लोकसभा में आए अपना बिल पास कराएं। ये भाषा, ये हिटलरशाही भाषा, ये बीजेपी के ही लोग बोल सकते हैं। गौड़ साहब, चुनाव लड़ने का आह्वान करना ये हिटलरशाही होती है क्या? चुनाव लड़ना आज के मौके पे, आज के मौके पे वो भी इस मौके पे जब आज इकट्ठे हो जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, सुमित गौड़ जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, किसी ने बीच में नहीं बोला। वीरेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगा। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अगर आप अपने से उम्मीद करते हैं, दूसरे से उम्मीद करते हैं कि बीच में कोई खलल न डाले, तो दूसरा भी आपसे यही उम्मीद करता है कि खलल न डाले। इस देश को आप लोगों ने बांट के रख दिया, खत्म कर दिया देश को। अपने बात क्या बताऊं मैं? ठीक है, हमारे साथ जी, ठीक है। स्वामिंद्र जी, आप अपनी बात रख रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं ये लोग, आपसे ये ठीक है सुमित जी, अरे किसान से ज्यादा शांति प्रिय कोई चीज कोई है ही नहीं इस देश में। ठीक है सुमित जी, स्वामिंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं। द्वारा एक प्रयोजित तरीके से चारों तरफ जो है करनाल जिले को छावनी में बदलने का काम किया है, वो निंदनीय है। अगर सरकार को लगता है कि प्रदेश का जो माहौल है बिगड़ चुका है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि यहाँ की विधानसभा को भंग किया जाए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि मेरे गृह जिले के अंदर जो है स्थितियां जो है सामान्य नहीं है, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सामान्य नहीं है। वीरेंद्र जी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। तो मैं विपक्ष के राजनीतिक पार्टी से भी कहूंगा कि राष्ट्रपति के नाम में एक ज्ञापन दिया जाए, सिफारिश की जाए कि हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मैं उत्तर दे दूं जी? जी वीरेंद्र जी बोलिए।
पंजाब के मोगा में 2-3 दिन पहले जब वहां के प्रदर्शनकारी किसानों स्वामी इंद्र के मित्रों पर पंजाब की सरकार ने लाठियां भांजी, दर्जनों को जख्मी किया, तब स्वामी इंद्र ने नहीं कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, और ये नहीं कहा कि कांग्रेस दमनकारी है। स्वामी इंद्र, ये क्या माजरा है? आपको भाजपा ही दमनकारी दिखाई देती है? किसके लिए काम कर रहे हैं आप? हमारा आपसे पूछने का हक है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़ जी ने कहा कि चुनाव लड़ने का निमंत्रण देना किसान जत्थेबंदियों को ये तानाशाही है। क्यों ना शब्दों की परिभाषा पर चर्चा हो जाए। चुनाव लड़ना, चुनाव में भाग लेना प्रजातंत्र बीच में नहीं, भारतीय प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का निमंत्रण देना, चुनाव लड़ना, ये संवैधानिक और पावन कार्य है। मैं एक संवैधानिक कार्य के लिए किसान जत्थेबंदियों को आमंत्रित करता हूं। बीच में वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कल तक तो आप ही इस बात के विरोध में थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब एक राजनेता बन गए हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा था, राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। आपको तो कल तक इनसे दिक्कत थी, आज कह रहे हैं आप संवैधानिक अधिकार है। अरे सुनिए ना, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? या तो आपको मालूम नहीं है, हमने कब कहा? मुझे सब मालूम है सर, तभी यहाँ पर खड़ा हूं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जी बोलिए। सुनिए, अगर आपको पता होता तो इस तरह की भाषा नहीं बोलते। मैं और मेरी पार्टी हमेशा कहते रहे हैं कि जो आपकी बौखलाहट बता रही है, मानना मान में तेरा मेहमान। अगर आप सब मिले हुए हैं और मुझे ही बोलने नहीं देना चाहते तो ये तो चलेगा नहीं। वीरेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? सब मिले हुए हैं। आपसे एक एक करके मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप आराम से अपनी बात रखिए। आप कह रहे हैं मिले हुए हैं, मतलब बीच में आप कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, गलत सेंटेंस बोले, मैं बीच में बोलूं तो आप कह रहे हैं सब मिले हुए। आप मुझे मेरी बात पूरी नहीं जी बोलिए, बताइए आपको कब बोलने का मौका नहीं दिया? आप अगर चुपचाप सुन लेंगे अपने प्रश्न का उत्तर, जी वीरेंद्र जी बोलिए, पूरा कर पाऊंगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पल के लिए भी चुनाव लड़ने के किसान आंदोलनकारियों के अधिकार को चुनौती नहीं दी। हमने हमेशा कहा है प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना पवित्र कार्य है, और ये कोई पहली बार आज नहीं कह रहा हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो प्रजातांत्रिक दल है, चुनाव लड़ती है, लड़ाती है, हार जीत अलग अलग मसला होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता जब चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को तानाशाही कहते हैं तो मैं इनकी समझ, इनकी पारिभाषिक शब्दावली, इनकी बदली हुई डिक्शनरी का प्रमाण आपके सामने आपकी डिबेट में इन्हीं के मुख से उजागर करना चाहता हूं। जरा पूछ लीजिए, क्या चुनाव लड़ना तानाशाही है? अगर चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने की बात करना तानाशाही है तो कहिए हमें तानाशाह, हम तानाशाह हैं। लेकिन इनके यहां बिना चुनाव लड़े पार्टी का अध्यक्ष हो जाना वो तो प्रजातांत्रिक है, और भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर जी को या भारतीय जनता पार्टी को चुन करके संसद में, विधानसभाओं में भेज दिया, ये तानाशाही है। कब बदली इन्होंने ये परिभाषा तानाशाही की? प्रजातंत्र की परिभाषा अपने हिसाब से देंगे क्या? ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन अगर आज जो महापंचायत हो रही है उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल यहाँ पर यह है, करनाल पूरा छावनी में तब्दील हो गया है, 40 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है, अलग अलग जिलों के आईपीएस अफसरों को भेज दिया गया है, और एडीजीपी नवदीप विर्क को इस पूरी व्यवस्था के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। तो क्या चाहती है सरकार कि मतलब कि धारा 144 लगाकर छावनी में तब्दील करने के बाद क्या किसानों की आवाज दबाए? इससे समाधान निकल जाएगा? क्या वो प्रदर्शन ना करें? मैं उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, वो किसानों की तो क्या किसी भी नागरिक की आवाज दबाने की न पक्षधर थी न आज पक्षधर है। क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हमारे घनघोर विरोधियों की लीडरशिप में चल रहे आंदोलन, वामपंथी उसमें शामिल, कांग्रेसी उसमें शामिल, उनमें कुछ खालिस्तानी तत्व भी दाएं बाएं से भेद बदल कर घुस आए, उसके बावजूद क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम किसी की आवाज दबाना नहीं चाहते, केंद्र की सरकार ने 11 दौर की वार्ता की। इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि हम किसानों की आवाज दबाना चाहते हैं तो क्या ये गलत नहीं है? क्यों हमें सिक्योरिटी आज की महापंचायत और करनाल को छावनी में तब्दील करने को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। क्यों बदलना पड़ा? क्यों छावनी में बदल गया करनाल? इस बात को समझिए। हमने किसान आंदोलनकारियों से
उनका आंदोलन करने का अधिकार कभी नहीं छीना, लेकिन वे आंदोलन करने के हक के नाम पर हुड़दंग करने की छूट चाहते हैं। वे फिर से घरोंडा विधानसभा के एक गांव में हुए घटनाक्रम को दोहराने की मंशा रखते हों, वे करनाल में भारतीय जनता पार्टी की बैठक को भंग करने के लिए जो इन्होंने बस्ताड़ा में उस दिन हुड़दंग किया, उसी को दोहराने की मंशा रखते हों, पहले कहेंगे शांति प्रिय ढंग से चलेंगे और फिर हुड़दंग करते हों। इन परिस्थितियों के कारण, आंदोलनकारियों की लीडरशिप की खराब मंशा के कारण, आंदोलनकारियों की लीडरशिप की अविश्वसनीयता के कारण हमको घेरेबंदी, सुरक्षा इंतजाम इतने करने पड़े। और जो हमने किया है वो आम नागरिकों के हित में किया है, साधारण नागरिकों के हित में किया है, क्योंकि आपने इनका चरित्र देखा, इनका अंदाज देखा है, किस तरह से टेंट उखाड़ना, बैरिकेड तोड़ना, पथराव करना, कस्सी लेकर के पुलिस के पीछे भागना। ये अगर आंदोलनकारियों की लीडरशिप का चरित्र है तो साहब पुलिस को बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे, ठीक, वीरेंद्र जी ठीक है, आपने अपनी बात सवाल का जवाब दिया। मैं एक वाक्य में जल्दी बोलिए, सुमित जी बीजेपी के प्रवक्ता है लेकिन अंधविश्वास भी नहीं है। सुमित जी एक सेकंड, जी वीरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अगर हम करनाल में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम न करते या न करें तो भी आप यहाँ पर बैठकर मुझसे प्रश्न करते कि प्रशासन कहाँ था, प्रशासन ने इंतजाम क्यों नहीं किए हुड़दंग को रोकने के लिए। देखिए कुछ भी हो जाए, मैं आप और कोई भी तर्कपूर्ण ढंग से सोचने वाला नागरिक आप लोगों ने की इजाजत की जा सकती है। सुमित जी बात रखिए, तोड़फोड़ की इजाजत नहीं जी दी जा बात सकती। रखिए। अगर किसी को तोड़फोड़ की इजाजत चाहिए साहब नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, सुमित जी बात रखिए। सुमित जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप जी? अपनी बात रखिए। हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी सुमित जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आज प्रदेश में क्या हो गया है। 5 जिलों में धारा 144 और सेवाओं को, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। आपको लगता है कि किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए कल रात को आदमी के घर का काम देखता है, ऑफिस का देखता है, गोरोंडा में उससे आगे उसका गांव है, करनाल से पहले गोरोंडा से रास्ता लेकर उससे गांव आता है, वहां पे कल जागरण भंडारा था। तो वो लोग वहां से, उनको सवेरे 2 बजे निकलना था, लेकिन उनको ये पता चल गया कि धारा लग गई है। वो लोग जागरण अटेंड पूरी तरह नहीं कर, 10 बजे वहां से निकल लिए और रास्ते में रात को, आज नहीं कल रात की मैं 10 बजे की आपको बता रहा हूँ, 10 बजे उनको कम से कम 5 दिन कहाँ से आते हैं, किसको ये तो सवाल किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। ठीक है जी, अब आज के उसमें जो हमारे पास 1-2 कॉल्स आई हैं, क्योंकि हम उस एरिया से नहीं, इसलिए कॉल्स कम आ रही है वहीं के लोगों से, जो हमारे लोग उनसे बात, इन्होंने इसने रात से, खास सुबह से नहीं, रात से ही बैरिकेडिंग कर दी है। धारा तो कल से लगाई दी थी। आप आज सवेरे भी रोका जा रहा है किसानों को जाने के लिए, जो किसान आ रहे हैं उनको अलग कर दिया जा रहा है। आप ये देखिए कब तक लगेगा, और निकाल 1-2 ट्रॉली निकाल देते हैं, फिर रोक देते हैं बाकियों को। वो गाड़ियों में जा रहे हैं, गाड़ियों को रो के चेक कर रहे हैं कि किसान तो नहीं है, कौन बैठा है। तो कुल मिला के बेसिकली देखा जाए, अगर अभी तक मुझे तो एक भी जगह नहीं लगती, चाहे आप वो रेवाड़ी उठा लें, चाहे आप दिल्ली का उठा लें, चाहे आप आज करनाल का उठा लें, करनाल का पिछले हफ्ते का लाठीचार्ज उठा लें, एक भी मूवमेंट ऐसा बीजेपी के नेता दिखा दें या पुलिस प्रशासन दिखा दे जहां पे किसान ने जो लाठियां जो लेके आए होंगे, बुजुर्ग किसान भी होते हैं, लाठी लेके चलते हैं, कोई लंगड़ा भी होता है बेचारा, किसी को कोई परेशानी हो सकती है, वो बात एक अलग है, किसी को कमर, लेकिन किसी भी किसान ने कहीं पर भी पहले हमला नहीं किया। भाई बाद में अगर आप पीटेंगे तो किसान भी हमला उल्टा मारेंगे, सही, तो कौन पिटता है आप बताइए। कल को आपके मेरे पर हमला होगा, कोई हमें 5 मारेगा तो हम भी 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, उस पर 10 भी मार दें। तो ये जो किसान, इतना मैं आई एम फॉर श्योर, ये जो 2000 मेरा भी आपसे एक सवाल ये है, सुमित जी मेरा भी आपसे ये सवाल है, जिस तरीके से किसान करनाल में महापंचायत कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, एसडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए,
तो इसी अगर तरीके से किसान अगर मोगा में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भी वहां पर महापंचायत करें और कहें कि यहाँ पर न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर जिन अधिकारियों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, तो क्या स्वीकार करेंगे आप इस बात को? क्या जांच कराएंगे मोगा में जो लाठीचार्ज हुआ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल मांग करेंगे। अगर जो भी हुआ है उसकी बिल्कुल जांच नहीं, सीबीआई जांच कीजिए भाई, जो दोषी है उनको सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। सुमित जी जांच कराइए ना, चाहे कहीं कांग्रेस सरकार है, चाहे इससे पहले कि किसानों की महापंचायत हो, आप भी जांच करा लीजिए। और किसानों में इन्होंने फूट डाल रहे हैं लोग। अरे भाई आप लोग आज एक चलो मान लिया आप इस समय सुप्रीम पावर है, सब आपकी जेब में, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे प्रशासन, आप किसी को कैसे दबाते हैं, किसी को कैसे दबाते हैं, लेकिन इस देश का प्रदेशक किसान नहीं दबेगा आपसे। अब तो चुनाव की वेट कर रहे हैं लोग। अगर आप लोग, आप तो इन तक भी आपने डिवाइड करने की कोशिश करी है। बेसिकली इनका ये फॉर्मूला रहा है हर चुनाव में। सुमित जी, जिस स्टेट में चुनाव हो डिवाइड करवाते हैं। चलिए सुमित जी, पंजाब और हरियाणा के किसान एक हैं, एक जैसे हैं, इस बात को मानकर काम करना शुरू करते हैं। आप अपने नेता राहुल गांधी से कहिए, प्रियंका गांधी से कहिए, सोनिया जी से कहिए कि वे कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ तत्काल फौरी तौर पर तुरंत कार्रवाई के आदेश करें। उन्होंने आपके आंदोलनकारी किसान मित्रों के ऊपर मोगा में हमला किया। आप हमको उपदेश दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। आप हम पर तानाशाही का आरोप लगाते हो, तानाशाही का व्यवहार करते हैं। सुमित जी आपके पास लौटूंगा, बात रखने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। कभी एक अच्छी बहस हो पाती है, निष्कर्ष निकल पाता है। सुमित जी आपसे आग्रह है, आप एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं, आज चिंता कीजिए, कम से कम इस बात की तो मर्यादा रखिए कि एक एक करके बात रखिए, दर्शक भी बेहतर तरीके से समझ पाएगा। और वीरेंद्र जी जो आप बात बोल रहे हैं अपने प्रदेश में तो लागू कर लीजिए, जांच कराइए, जांच कराइए। कौन ऐसे वो अधिकारी थे जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया, किन्होंने सिर फोड़ा, किन्होंने घुटने तोड़े किसानों के? सुन लीजिए। बस्ताड़ा में आंदोलनकारी किसानों को कहा गया कि आपको इस पॉइंट से आगे जाने की अनुमति नहीं है, आपकी असेंबली वो इलीगल घोषित कर दी गई है। उसके बावजूद वहां पर कुछ लोग अगर हुड़दंग करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, पथराव करते हैं, कस्सियां उठाकर भागते हैं, बैरिकेड तोड़कर करनाल की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या उन्हें इस बात का अधिकार था या है या दिया जा सकता है? मैं ये कहता हूं कि एक एसडीएम ने किसी और दूसरे स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो साधारणतः किसी अधिकारी से अपेक्षित नहीं है, तो हमने कहा वे शब्द स्वीकार्य नहीं है। उस मामले को उसको देखा जाएगा, उसमें उनके खिलाफ जो नियमानुसार बनता होगा वो होगा। हमने कभी इनकार नहीं किया, परंतु यहां पर खेल दूसरा होता है। सिन्हा ने कहां पर क्या कहा उसको बस्ताड़ा से जोड़ दिया जाता है, जबकि दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं होता। हिंसक भीड़ को हिंसा करने की छूट दे दी जाए, इसकी वकालत करने लगते हैं कांग्रेस के नेता या किसान नेता। मैं तो वीरेंद्र जी मुझे एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है, बार बार आप इस बात को अपनी रख रहे हैं कि दूसरे स्थान पर ये बात कही गई थी। क्या आपने इस बात को लेकर सर्वे कराया है क्या, जो आप इतना औपचारिकता के साथ, इतने तथ्यों के साथ ये बात रख रहे हैं? आपने सर्वे कराया? मुझे एक बात बताइए वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं दूसरे स्थान पर ये बात कही गई थी और घटना कहीं और की है। मुझे ये बात समझ में आ रही है, स्पष्ट कीजिए आप ये बात। जी स्वामिंद्र जी आपके पास मैं लौटूंगा, स्वामिंद्र जी आपके पास मैं लौटूंगा, जवाब लूंगा, पहले मैं उनसे जवाब ले लूं। स्वामिंद्र जी सुन लीजिए, देखिए सुनिए, रुक जाओ स्वामिंद्र जी, मुझे जवाब लेने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा स्वामिंद्र जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप एक मिनट के लिए शांत हो जाइए, मैं आपके पास लौटूंगा। मुझे पता है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। स्वामिंद्र जी आपसे आग्रह है कि आज पर्याप्त समय है, किसान आपके गृह जिले में आ चुके हैं, वो पंचायत चालू कर चुके हैं। आपके मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को मैं मेरी बारी में ये बोल रहे हैं, से आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, बड़ी सभा में किसानों से माफी मांगिए
और केंद्र सरकार को सिफारिश करें कि ये काले कानून को रद्द किया जाए, जिसकी पुष्टि वरुण गांधी ने कर दी। वो भी कह रहे हैं कि किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और किसानों की आवाज सुननी होगी। आप ही के पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, आपके सहयोगी त्यागी भी बोल रहे हैं कि देखिए किसानों की आवाज अब सुननी होगी और किसान जाग चुका है। हरियाणा ही पंजाब नहीं, पूरे भारत का किसान आज चर्चा में भाग ले रहा है। किसान की आवाज सुननी होगी, अन्यथा स्वामिंदर जी बात सुन रहे हैं, जवाब तो लेने दीजिए। स्वामिंदर जी बात सुन रहे हैं, जवाब तो लेने दीजिए। जी वीरेंद्र जी बोलिए, एक इस बात को स्पष्ट कीजिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। आप कह रहे हैं दूसरे स्थान पर ये बात बोली गई और घटना कहीं और की है। इस बात को स्पष्ट कीजिए। आपने क्या सर्वे कराया? कोई क्या तथ्य है आपके पास? क्या मनोहर लाल सरकार ने इस बात को खुले तौर पर बोला है कि दूसरे स्थान की घटना थी लेकिन बस्ताड़ा से? जो मैं कह रहा हूँ, जी बोलिए। जो मैं कह रहा हूँ, आप उसकी अपने रिपोर्टर से, अपनी टीम से पड़ताल करवा लीजिए। जी, जो बस्ताड़ा टोल पर प्रदर्शनकारियों के साथ घटना हुई, पुलिस के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, उसका आयुष सिन्हा ने जो बात पुलिस के कर्मचारियों से कही, उन दोनों का कोई प्रत्यक्ष और सीधा संबंध नहीं है। ये बात बारंबार कही जा चुकी है। उसके बावजूद हम अपनी गरारी वहीं पर अटकार कर खड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि बहुत बार चीजों को बारीकी से अध्ययन किए बिना सुनी सुनाई बातों के आधार पर चीजें चलती रहती हैं। मैं फिर दोहराता हूं, दोनों घटनाएं अनरिलेटेड हैं, एक ही दिन की हैं, नो डाउट, एक ही प्रदर्शन से उनका संबंध है, नो डाउट, लेकिन अलग अलग स्थान की हैं, इसलिए उन दोनों को सीधे तौर पर लिंक करना गलत है। एक बात। दूसरा ये कि बातचीत क्यों नहीं हो पा रही, संवाद क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण, उसका प्रमाण स्वामी इंद्र के अंदाज से देख लीजिए। स्वामी इंद्र बिल्कुल कान बंद करके बैठे हुए हैं। जो मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है उसको नहीं सुन रहे, और तो और आपको भी नहीं सुन रहे। अपनी बात कह रहे हैं, किसान जाग चुका, किसान पंजाब का हरियाणा का एक हो गया। अच्छा, हरियाणा पंजाब का किसान साहब स्वामी इंद्र जी एक हो गया, तो एक हो चुके पंजाब के किसान से हरियाणा का एफआईएल का पानी दिलवा दीजिए ना। हम 20-30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 35-40 साल हो गए, मुद्दा नहीं है, हमें पानी नहीं मिला, सरकारों का मुद्दा है, हमें पानी नहीं मिला। पंजाब के किसान बंदूक उठाकर खड़े हो जाते हैं पानी के नाम पर। स्वामी इंद्र पंजाब के किसान, पंजाब के पॉलिटिशियन, वो लट उठा के खड़े हो जाते हैं। वो कह देते हैं आपकी नीयत क्या है, देश में बांटने की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। आप हम एक होने की बात कर रहे हैं। अगर आपको इतनी हरियाणा किसानों की चिंता है तो आप एसआईएल से पहले दादूपुर नलवी नहर का पानी चलाने का काम क्यों नहीं करते? आपने दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का काम किया। साक्षी नदी जो आप बोल रहे थे, साक्षी नदी जो है वो हमारी धार्मिक नदी है, सरस्वती नदी हमारी धार्मिक नदी है। आपने धर्म को भी जो है बेच दिया। आप किस प्रकार जो बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, सरस्वती नदी को साफ करने का क्या काम किया? सरस्वती नदी के नाम पर आप करोड़ों रुपए का फंड खा गए, आप नदी को पी गए पूरी की पूरी। आप गंगा को साफ करने की बात कर रहे थे, आप गंगा को मैली कर बैठे। अरे भैया, गंगा मैया कब तक आप लोगों के पाप धोएगी? पूरा देश जान चुका है। गंगा जमुना की तहजीब को भूल रहे हैं। आज पूरा देश जो है एक हो गया है और आपके मंसूबों को समझ चुका है। स्वामिंदर जी ठीक, क्योंकि समय खत्म हो चुका है, अब हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, समय इजाजत नहीं दे रहा है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वामिंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमित गौड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो किसानों की महापंचायत अब शुरू हो गई है करनाल में, लेकिन अब उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? क्योंकि अभी तक तो जो सब कुछ होता आ रहा है वो बेनतीजा है। तो जो उसको लेकर आज किसान अपनी मांग रख रहे हैं कि जो करनाल के एसडीएम थे आयुष सिन्हा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तबादले से काम नहीं चलेगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि निष्कर्ष कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा। अगर बातचीत की बात करें, संवाद की बात करें, तकरीर की बात करें, तो एक तरफ तकरीर भी पिछले 22 जनवरी से बंद है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में भी देखा कि क्या हुआ, 20 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हुए, 27 सितंबर की तारीख तय कर दी गई वहां पर कि भारत बंद होगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि निष्कर्ष कैसे निकलेगा, आखिर समाधान कैसे निकलेगा। और जो समस्या बनती जा रही है, जो संवादहीनता की दीवार खड़ी हो गई है,
उसमें से बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।